कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जुर्म चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, उसकी फाइल कभी पूरी तरह बंद नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ है कश्मीर के सबसे चर्चित और विवादित मामले में, जिसे भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। हम बात कर रहे हैं 1989 के रूबिया सईद अपहरण कांड की। वो मामला जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। आज यानी घटना के करीब 35 से 36 साल बाद सीबीआई ने इस केस की धूल को झाड़ा है और एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 1 दिसंबर 2025 को सीबीआई ने श्रीनगर से इस मामले के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। 8 दिसंबर 1989 की शाम थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद, जो पेशे से डॉक्टर थी, श्रीनगर के लाल डीर अस्पताल से अपनी ड्यूटी खत्म करके एक मिनी बस से घर लौट रही थी। वे महज 23 साल की थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस बस में सफर कर रहे कुछ लोग मुसाफिर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकी हैं। सदर थाना क्षेत्र के पास बस को रोका गया और बंदूक की नोक पर रूबिया को अगवा कर लिया गया। रूबिया का अपहरण घर से आधा किलोमीटर दूरी पर किया गया। अपहरण के 5 दिन बाद केंद्र की तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने 5 आतंकवादियों को रिहा किया। तब जाकर आतंकियों ने रूबिया को छोड़ा था। इस घटना के 36 साल बाद सोमवार को किडनैपिंग केस में भगोड़ा घोषित शफात अहमद शुंगलू को सीबीआई ने श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। शुंगलू पर JKLF की साजिश का हिस्सा होने का आरोप है। शुंगलू ने रणबीर पीनल कोड और टाडा एक्ट के अलग अलग धाराओं के तहत यासिन मलिक और दूसरों के साथ मिलकर किडनैपिंग को अंजाम दिया था। शुंगलू जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासिन मलिक का करीबी माना जाता है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि शुंगलू को जम्मू के टाडा कोर्ट में पेश किया जाएगा। शुंगलू JKLF में एक ऑफिसर था। वो ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस भी संभाल रहा था। रूबिया की रिहाई के बाद ये मामला पुलिस जांच में आया। 1990 के दशक की शुरुआत में जांच सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन कश्मीर के हालात, राजनीतिक दबाव और गवाहों के डर के कारण ये केस सालों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। फाइलें धूल फांकती रहीं। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन उन अपहरणकर्ताओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोग भूलने लगे कि ऐसा कोई केस भी था, लेकिन कानून अपना काम कर रहा था, भले ही रफ्तार धीमी थी। तमिलनाडु में रह रही सईद को सीबीआई ने सरकारी गवाह के तौर पर लिस्ट किया। जांच एजेंसियों ने 1990 में ये केस अपने हाथ में लिया था। सईद ने मलिक के अलावा 4 और आरोपियों की पहचान इस जुर्म में शामिल होने के तौर पर की थी। एक स्पेशल टाडा कोर्ट ने सईद के किडनैपिंग केस में मलिक और 9 अन्य के खिलाफ पहले ही चार्ज फ्रेम कर दिए। वहीं JKLF चीफ यासिन मलिक टेरर फाइनेंसिंग केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। कैसे हुई रूबिया की किडनैपिंग, आइए जानते हैं। इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग का मास्टरमाइंड था JKLF नेता अशफाक माजिद बानी। वो पहले जम्मू कश्मीर का एथलीट था। ये लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे सरकार हिल जाए और मुफ्ती के होम मिनिस्टर बनते ही ये मौका मिल गया। पहले मुफ्ती और उनकी फैमिली की रेकी की गई। बेटी रूबिया श्रीनगर के लाल डीर अस्पताल में डॉक्टर थी और बिना सिक्योरिटी के मिनी बस से घर आती जाती थी। 8 दिसंबर 1989 को मुफ्ती सईद की बेटी रूबिया को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने किडनैप कर लिया। उसे एक पुलिस ऑफिसर के घर पर रखा गया। इसके बाद जावेद मीर ने एक अखबार को फोन कर बताया कि JKLF ने मुफ्ती की बेटी को किडनैप कर लिया है। रूबिया की रिहाई के लिए JKLF ने जेल में बंद अपने 7 साथियों शेख हामिद शेर खान, नूर मोहम्मद कलवल, जावेद जगरार, अल्ताफ भट्ट, मकबूल भट्ट के भाई गुलाब नबी भट्ट और अहदवाज की रिहाई की शर्त रखी थी, लेकिन इनमें से 5 को ही छोड़ा गया। होम मिनिस्टर की बेटी की किडनैपिंग की खबर से दिल्ली सरकार के साथ साथ देश भर में हड़कंप मच गया। कई बड़े अफसर दिल्ली से श्रीनगर रवाना हुए। एक बिचौलिए के जरिए आतंकियों के बीच बातचीत शुरू हुई। JKLF 5 आतंकियों की रिहाई पर राजी हो गया। सुरक्षा एजेंसियां घाटी के चप्पे चप्पे पर रूबिया की तलाश कर रही थी। उसे सोपोर शिफ्ट कर दिया गया था और सिर्फ 5 लोगों को ही उसकी जानकारी थी। आखिर सरकार को झुकना पड़ा और 5 आतंकियों को छोड़ दिया गया। 13 दिसंबर की शाम रूबिया सोनवर स्थित जस्टिस भट्ट के घर सुरक्षित पहुंच गई। इस घटना के मास्टरमाइंड अशफाक वानी को 31 मार्च 1990 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था। अलगाववादी नेता हिलाल वार ने अपनी किताब द ग्रेट डिस्क्लोजर सीक्रेट्स अनमास्क्ड में बताया कि कश्मीर को अस्थिर करने की पटकथा बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। उसका असली काम शुरू हुआ था 13 दिसंबर 1989 को,
90 के दशक में इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कश्मीर के हालात ठीक ठाक थे। हिलाल वार के अनुसार आतंकवाद की शुरुआत करने वाला रुबिया सैयद अपहरण कांड एक ड्रामा था। इसके बाद कश्मीर के हालात बिगड़ते चले गए। IC-814 विमान को हाईजैक, संसद हमला और घाटी में बड़ी आतंकी घटनाएं इसी अपहरण कांड के बाद शुरू हुई। आतंकियों की रिहाई से पहले भारत सरकार ने शर्त रखी थी कि आतंकवादियों की रिहाई के बाद कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा, लेकिन जब वे जेल से छूटे तो सड़कों पर उतर गए। हर तरफ आजादी आजादी के नारे लग रहे थे। उस दिन पूरी रात कश्मीर में जश्न मनाया गया। रुबिया की अपहरण की सफलता के बाद कश्मीर घाटी में अपहरण और हत्या का सिलसिला शुरू हो गया। वही जुलाई 2012 में नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप के पूर्व मेजर जनरल OP कौशिक ने रुबिया सैयद अपहरण मामले में सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि रुबिया के पिता और तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जल्द रिहा हो। उन्होंने बताया कि अपहरण की सूचना मिलने के 5 मिनट बाद ही NSG ने पता लगा लिया था कि रुबिया को कहां रखा गया है। कौशिक ने खुद गृह मंत्री को बताया कि रुबिया को कुछ देर में ही सुरक्षित रिहा करा लिया जाएगा, लेकिन गृह मंत्री ने उनकी बात को अनसुना कर निर्देश दिए कि वे तत्काल मीटिंग से बाहर जाकर NSG को पीछे हटाएं। इसके बाद रुबिया को छुड़ाने के लिए 5 खूंखार आतंकियों को छोड़ दिया गया, लेकिन फिर CBI को एक गुप्त सूचना मिली। खबर थी कि रुबिया सैयद अपहरण कांड के आरोपियों से रिश्ता रखने वाला एक शख्स श्रीनगर में मौजूद है। बिना वक्त गवाए CBI की टीम हरकत में आई और शफत अहमद शुंगलू को घर दबोचा। उसे श्रीनगर के हवाल इलाके से गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक शुंगलू को पहले निशात पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा और फिर वहां से CBI ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। ये गिरफ्तारी इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि 36 साल बाद किसी फरार आरोपी को पकड़ना आसान नहीं होता है। इतने सालों में चेहरे बदल जाते हैं, ठिकाने बदल जाते हैं, लेकिन CBI की ये कार्रवाई बताती है कि एजेंसी ने इस केस को अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली थी। CBI अधिकारियों का कहना है कि शुंगलू से पूछताछ में कई नए राज खुल सकते हैं, जिससे बाकी बचे हुए आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।